सूर्य सरल अध्ययनमाला एमए इतिहास में तृतीय सेमेस्टर भारत में राज्य एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र है जिसमें आज हम इसकी लास्ट यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक राज्य, ब्रिटिश प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ताज के अधीन संरचना, इसकी प्रकृति, ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था, इसका विकास एवं प्रकृति एवं नागरिक सेवाएं हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वीं यूनिट सन 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की महत्व की विवेचना कीजिए। सन 1858 के एक्ट की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए और उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत सरकार ने सन 1858 का अधिनियम भारतीय इतिहास के एक बड़े युग को समाप्त करता है, किंतु इसके द्वारा भारत को दृढ़ एवं उपयुक्त प्रशासन प्रकट नहीं होता। इस पर मत में या इस मत से आप कहाँ तक सहमत हैं, ये बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति हो चुकी है, अब आएगा उसको कम करने के लिए या फिर भविष्य में ऐसे विद्रोह ना हो एक अधिनियम, जो कि आएगा 1858 में, जस्ट एक साल बाद। तो 1858 अधिनियम से पूर्व भारत में कंपनी का शासन था, मतलब कंपनी शासन कर रही थी। कंपनी के अधिकारी के दुर्व्यवहार एवं उनकी दमनात्मक नीति के कारण सन 1857 का विद्रोह हुआ था। तो अब उनको समझ में आ गया कि जो कंपनी है, जो शासन कर रही है, उसके जो व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, वह दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दमनात्मक नीति को अपना रहे हैं, इसलिए 1857 का विद्रोह हुआ है। इस विद्रोह को भारतीय विद्वानों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है। लेकिन उनने कहा था विद्रोह है, लेकिन हमारे भारतीय क्या बोल रहे हैं कि भैया नहीं, विद्रोह नहीं है, बल्कि 1857 का जो युद्ध था वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। इस युद्ध में देशी रियासतों ने एक होकर ब्रिटिश शासकों से लोहा लिया था। देश में जितनी भारतीय रियासतें थी, देशी रियासतें थी, उन सब ने मिलकर ब्रिटिश शासक हैं उनके विरोध में लोहा लिया था, लड़ाई की थी। लेकिन साधन एवं संगठन की कमी के कारण यह युद्ध सफल नहीं हो सका। अब भैया साधन नहीं थी, उनका संगठन नहीं था, मतलब एकजुटता नहीं थी, इसलिए सफल नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। भैया अंग्रेजों ने बड़ी निर्ममता से इस युद्ध को दबाया था। इससे भारतीयों का मनोबल गिर गया था। भैया भारतीय अब टूट गए थे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। सारे अच्छे अच्छे जो क्रांतिकारी थे वो मारे जा चुके थे या पकड़े गए थे। ब्रिटिश राज्यों को अभेद समझा जाने लगा था। अब भैया सब भारतीयों के मन में आ गया था कि भैया अंग्रेजों को कभी नहीं हराया जा सकता। भारतीयों में इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वे संगठित होकर ब्रिटिश शासकों का विरोध कर सकें। अब भैया ब्रिटिश सरकार खुद में खुश मना रही थी और अंग्रेज थे वो खुशी मना रहे थे, और जो भारतीय थे वो समझ में नहीं आता कि हम कैसे संगठित हों, कौन नेतृत्व करेगा। तो इसलिए वो फिर से विरोध नहीं करना चाह रहे थे। 1858 का भारतीय अधिनियम, जैसे 57 की क्रांति खत्म हुई, अब उसके एक साल बाद ही 1858 का अधिनियम आएगा। सन 1857 की क्रांति को दबाने के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों की जो विरोध की भावना थी उसको शांत करने के लिए एक अधिनियम पारित किया। भैया उनको अब ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी क्रांति थी फिर से भारत में होगी तो उनको पता है कि हम बाहर फेंक दिए जाएंगे अंग्रेज। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का राज समाप्त हो गया। जैसे अधिनियम आया, भैया कंपनी थी उसका राज भारत में समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड वाइट ने लिखा है कि यह प्रश्न राष्ट्र की आत्मा को छू गया था, कि जो प्रश्न था वह राष्ट्र की आत्मा को छू गया था। इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मतलब इतना भयानक विद्रोह था कि इसका जो प्रश्न है वह राष्ट्र की आत्मा को छू गया था और इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर देना चाहिए। इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए लॉर्ड पाल्मस्टन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि कंपनी के शासन का सबसे बड़ा दोष अनुत्तरदायी शासन है। तो जब इस विधेयक को 1858 के विधेयक को संसद में या जो उनकी हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर पेश किया गया था लॉर्ड पाल्मस्टन के द्वारा, तो उनने कहा था कि भारत में जो विद्रोह हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का अनुत्तरदायी शासन। सन 1858 के एक्ट की प्रमुख धाराएं, अब भैया एक्ट आया है उसमें कुछ धाराएं थी जिनको हम पढ़ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। दिनांक 30 अप्रैल 1858 को कॉमन सभा के द्वारा पारित इस विधेयक को निम्नलिखित धाराएं प्राप्त थी। पहले आती हैं, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भैया कंपनी अब शासन नहीं कर सकता। इसमें ये स्ट्रिक्टली कहा गया था कि भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अब ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाएगा। भैया अब कौन करेगा राज? ब्रिटिश ताज करेगा। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया था।
नाम सिर्फ बदला है और कोई चीज़ नहीं आया था। उसका नाम क्या कर दिया गया है, वायसराय कर दिया। मतलब जो भारतीय थे उनको थोड़ी सी वो रहेगी ना कि चलो भैया अब वायसराय हम पर शासन कर रहे हैं, गवर्नर नहीं कर रहे, तो नाम बदल दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा की जाएगी। नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटिश ताज करेगा। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ताज के अधीन है भारत का शासन। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हैं उनको समाप्त कर दिया गया था। जो बैठ के रणनीतियां बनाते थे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उनको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी। भारत में क्या होगा, एक सचिव बनाया जाएगा। जो भारत सचिव है उसकी परिषद का निर्माण इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। अब जो भारत सचिव है भारत के निर्णय लेगा, लेकिन उसके लिए भी एक परिषद बना दी गई है। इसमें 15 सदस्य होते थे, जिनमें से 8 जो सदस्य थे वह ब्रिटिश ताज के द्वारा तथा 7 कंपनी के पूर्व डायरेक्टरों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। मतलब इसमें भारतीय भी कोई नहीं है। 8 कौन चुनेगा, ब्रिटिश ताज चुनेगा, और जो बचे हुए 7 हैं उनको कंपनी के पूर्व जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा नियुक्त किया जाता था। कंपनी के सचिव की जो परिषद थी उसके रिक्त स्थान की पूर्ति है ब्रिटिश ताज के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति भी ब्रिटिश ताज कर रहा है। यदि रिक्ति हो गई तो उनको भी भरेगा कौन, ब्रिटिश ताज के द्वारा भरा जाएगा। इस अधिनियम से यह भी व्यवस्था की गई थी कि भारत सचिव की परिषद के सदस्यों को ब्रिटिश संसद एक प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश ताज की स्वीकृति से परिशुद्ध कर सकती है कि यदि ब्रिटिश ताज चाहे तो उनको लात मार के बाहर भी निकाल सकती है। तो भैया उनको मतलब हटा सकती है, लात तो नहीं मारेगी, बस हटा देती है। इस अधिनियम के द्वारा यह भी निर्धारित कर दिया गया था कि भारत सचिव और उसकी परिषद के समस्त खर्चे भारतीय कोष से दिए जाएंगे। भैया भारत सचिव बनाओ तुम, वायसराय की नियुक्ति करो तुम, परिषद बनाओ तुम, और उनकी वेतन कौन देगा, भारतीय कोष से दिए जाएंगे, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए इस एक्ट के द्वारा भारत सचिव को अपनी परिषद के निर्णय के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार दे दिया गया था। भारत सचिव के लिए परिषद बनाई गई है निर्णय लेने के लिए, लेकिन यदि उनका निर्णय पसंद नहीं आता है भारत सचिव को तो उसको भी नहीं मानेगा और उसको अधिकार था कि उसके विरुद्ध भी कार्य कर सकता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार करने का अधिकार था। मतलब लेटर यहाँ से वहाँ होते रहेंगे, कर सकते हैं ये। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को प्रतिवर्ष भारत की आय व्यय का हिसाब ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता था। मतलब कितना भारत को लूटा, कितना धन हम यहाँ से लाए, वहाँ कितना गया, उसका जितना भी आय व्यय का हिसाब था वह ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सचिव कहीं घपला न कर ले। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को एक जो निगम निकाय है उसे घोषित किया गया था, और जिस पर इंग्लैंड और भारत में मुकदमा चलाया जा सकता था। जो भारत सचिव है उसको एक क्या बनाया गया है, निगम का निकाय घोषित कर दिया गया है, और यदि चाहे तो उसे भारत में भी और इंग्लैंड में भी दोनों जगह पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस कंपनी के द्वारा कंपनी के समस्त सैनिकों को क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था। अभी तक जो कंपनी शासन कर रही थी भारत में, जितने सैनिक थे वह सब कंपनी के थे, अब वो सब सैनिक किनके हो जाएंगे, क्राउन के हो जाएंगे, हस्तांतरित कर दिया गया था। भारत सचिव को इस अधिनियम के द्वारा मत देने का अधिकार था। भैया भारत सचिव अब क्या कर सकता है, भैया थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई, मत दे सकता है, मत देने का अधिकार भी इसको दिया गया था। सन 1858 के अधिनियम का महत्व हम देखते हैं। इस अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जॉन वाइट ने लिखा है कि यह प्रश्न राष्ट्र की आत्मा को छू गया था। ये इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाए। इस अधिनियम के द्वारा कम से कम इतना तो परिवर्तन अवश्य हुआ था कि कंपनी का शासन समाप्त हुआ था और उसके स्थान पर सीधे ब्रिटिश सम्राट का नियंत्रण स्थापित हो गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत के शासन का पूर्व उत्तरदायित्व सम्राट को सौंपना था। जितना ही भारत का उत्तरदायित्व है किसके पास, किसको सौंपना था, तो ब्रिटिश सम्राट को सौंपना था, ताकि भारतीय साम्राज्य की देखभाल एक कार्यकारिणी को सौंपी जा सके। मतलब कौन करेगी भारत की देखभाल, छोटा सा बच्चा है ना भारत, तो उसकी देखभाल कौन करेगा, एक कार्यकारिणी करेगा। इस अधिनियम के द्वारा भारत की जो देशी रियासतें थीं उनके प्रति ब्रिटिश शासकों की नीति में परिवर्तन आया था। भैया अब इनसे पंगा नहीं लेना है, समझ में आ गया कि भैया देशी रियासतें चाहें तो हमें बाहर फेंक सकती हैं, तो इसलिए अब इनकी नीति में परिवर्तन आया। पहले मस्त रुद्र या फिर क्या होती हैं, थोड़ी सी जटिल हड़प नीति वाली चल रही थी ना, अब थोड़ी सी नर्म हो जाएंगी। 1857 से पूर्व भारत में जो गवर्नर जनरल बनकर आए थे उनकी नीति देशी रियासतों को हड़पने की थी, वही ना हड़प नीति चलाई थी इनने। इस नीति में परिवर्तन हुआ, करना ही पड़ेगा। इस प्रशासन पर भारतीय मंत्री और जो इनकी परिषद थी उनका सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब जो रियासतें हैं उनका प्रशासन है भारत के प्रशासन पर, अब भारत मंत्री और जो उनकी परिषद थी उनका सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। सन 1858 के इस नियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रैमजे मेयोर लिखते हैं कि सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर क्राउन
के हाथों में आने में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। ये किसने कहा? रैमजे मेयोर ने कहा है। सिर्फ नाम बदला है और कुछ नहीं हुआ, मतलब लॉलीपॉप पकड़ा दी है भारतीयों को और कुछ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। सन 1858 की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात महारानी विक्टोरिया द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी गई थी। इस घोषणा को भारत का महान आज्ञा पत्र कहा जाता है। भैया घोषणा की है तो हम इसको क्या कहेंगे? भारत का अभी तक का सबसे महान घोषणा पत्र है। इस घोषणा की प्रमुख बातों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। तो वही घोषणा में फिर से वही बातें कही हैं। क्या कहा है इनने? घोषणा करते हुए इन्होंने कहा था कि हम भारतीय नरेशों के अधिकार एवं मान प्रतिष्ठा को वैसे ही आदर करेंगे जैसे कि अपनों का करते हैं। तो महारानी विक्टोरिया ने कहा था कि भैया भारत की जितनी विदेशी रियासतें हैं बस हमारे बच्चों के समान हैं, हम उनका मान प्रतिष्ठा वैसे ही करेंगे जैसे हम अपनों का करते हैं। यह भी कहा गया था कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करने की इच्छा नहीं रखते। भैया हम अब करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम करेंगे तो हमें मारोगे, कूटोगे, पीटोगे, इसलिए हमें अब इसकी इच्छा ही नहीं है। हमें अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करना है, जब तक है सुख से रहने दो। सभी भारतीयों को अपने धर्म में आस्था रखने और उनके पालन करने की गारंटी दी गई थी कि भैया तुम्हें जो धर्म अपनाना है, हमारा धर्म नहीं अपनाना है, हमें नहीं रहने देना है, कोई बात नहीं, हमारे धर्म का पालन मत करो, आस्था मत रखो, आपको जो धर्म मानना है वो मानो। और उसकी गारंटी भी दी गई थी कि हम मानने देंगे। यह भी कहा गया था कि भारतीयों के लिए कानून बनाते समय उनके रीति रिवाज और परंपराओं का बराबर ध्यान रखा जाएगा कि अभी हम जब भी कोई नियम बनाएंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हिंदू मांस मछली नहीं खाते हैं या हिंदू शाकाहारी होते हैं, मुस्लिम ऐसे हैं, तो हम उनके धर्म का, उनके रीति रिवाजों का, परंपराओं का बराबर ध्यान रखेंगे। घोषणा में यह भी कहा गया था कि हर मेजेंटी को भारतीय प्रजा को ये सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे भागों के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जितनी भी मजिस्ट्री हैं उनकी प्रजा को जितने वो सब अधिकार प्राप्त होंगे जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यह घोषणा भी की गई थी कि सभी भारतीयों को बिना किसी जाति भेदभाव के उन सभी शासक के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिनके लिए वे योग्य है, मतलब योग्यता के आधार पर बिना जाति भेदभाव के उनकी नियुक्ति की जाएगी और उच्च पदों पर भी नियुक्त किया जाएगा। यह भी घोषणा की गई थी कि 1857 के विद्रोहियों को क्षमा प्रदान किया जाएगा। भैया जितना विद्रोही हो, देखो मार तो इन्हें दिया है, 1857 के जितने भी क्रांतिकारी थे प्रमुख, मोस्टली को मार दिया गया था। अब जो बच्चे हुए हैं उनको क्षमा प्रदान कर देंगे। यह भी कहा गया था कि जब ईश्वर की कृपा से शांति स्थापित हो जाएगी तब हम सार्वजनिक कार्यों की उन्नति करेंगे और भारतीय प्रशासन वहाँ के नागरिकों के हित के लिए चलाएंगे। उनकी समृद्धि में ही हमारी सुरक्षा एवं उसकी कृतज्ञता में ही हमारा गौरव है। यह कहा गया था कि भैया जब शांति स्थापित हो जाएगी तब हम सार्वजनिक कार्य में उन्नति करेंगे, भारतीय प्रशासन में वहाँ के निवासियों का हित देखेंगे, उनको हित के लिए चलाएंगे, क्योंकि उनकी समृद्धि में ही हमारी सुरक्षा है और उनकी कृतज्ञता में ही हमारा गौरव है। घोषणा का महत्व, क्यों घोषणा पत्र आया था और इसका क्या महत्व है भारत में? तो महारानी का जो घोषणा पत्र है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस घोषणा के महत्व का उल्लेख इन शब्दों में किया है। घोषणा पत्र ने इन देश के निवासी के लिए धरती पर आकाश उतार दिया था। मतलब इतने अच्छे से बात की थी कि ऐसा लग रहा था कि भैया पूरा आकाश धरती पे ही उतर आया है। इसमें उन्हें शांति, समृद्धि, उनके धर्म की सुरक्षा, भारतीय प्रजा के साथ समान व्यवहार की बात की गई है। इन सब के अतिरिक्त उच्च सेवाओं में भाग का वचन दिया गया है। वैसे ही इस घोषणा का भारतीय राष्ट्र एवं वैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो भैया इसमें पूरा संसार, पूरा आकाश धरती पर आ गया है, क्योंकि इसमें बात की गई है शांति की, समृद्धि की, धर्म की सुरक्षा की, प्रजा के समान अधिकारों की, उच्च पदों पर नियुक्ति की बात की गई है। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं जो वैधानिक विकास है उसकी बात भी कही गई है। यद्यपि ठीक है कि यह घोषणा की अधिकांश बातों को पूरा नहीं किया गया था, अधिकांश क्या पूरी बातों को पूरा नहीं किया गया। एक लंबे समय तक भारतीयों को प्रशासन में उच्च पद से वंचित रखा गया था, बहुत लंबे समय तक भारतीयों को प्रशासन में नहीं आने दिया। 1917 तक भारत में अंग्रेजों की शासन नीति का मूल आधार उक्त घोषणा ही रही है। जो घोषणा की थी ना उसका शासन का पालन कब तक किया है इन्होंने? 1917 तक किया है और उसी को ब्रिटिश नीति का आदर्श माना गया था। फिर आते हैं घोषणा का मूल्यांकन करते हुए जेम्स स्टीफन ने कहा है कि घोषणा की कोई कानूनी शक्ति नहीं थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित 1858 के एक्ट के संबंध में सर एच.एस. कनिंघम ने कहा है कि सम्राट के द्वारा भारत सरकार का कार्यभार ग्रहण किसी विशेष परिवर्तन की अपेक्षा एक सामान्य कार्य था।
अब आते हैं 1858 के एक्ट का मूल्यांकन। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियम का भारतीय संविधान के विकास में विशेष महत्व रहा है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का संबंध सीधे ताज से कर दिया गया था। यह स्वयं में एक महत्वपूर्ण बात थी। ब्रिटिश शासन की समाप्ति तक भारत में यही व्यवस्था चलती रही। जब तक हमारी स्वतंत्र नहीं हो गए तब तक यही चलता रहा। 1858 के इस अधिनियम के द्वारा किए गए परिवर्तन के बारे में प्रोफेसर गुरुमुख निहाल सिंह लिखते हैं कि सन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के साथ साथ भारतीय इतिहास का युग समाप्त हो गया था और दूसरा युग क्राउन का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ था। मतलब ब्रिटिश शासन कंपनी है उसका कार्य पीरियड या जो युग है वह समाप्त हो गया। अब क्राउन का शासन प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया था। नेक्स्ट आता है 1861 के भारतीय अधिनियम की प्रमुख धाराएं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। 1861 के भारतीय अधिनियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मतलब 1861 का अधिनियम पढ़ना है और उसमें क्या ऐसे तथ्य थे जिसकी हम आलोचना खुलेआम कर सकते हैं, उनको बताना है। तत्कालीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सन 1858 के अधिनियम द्वारा कोई सुधार नहीं आया था। बड़ी बड़ी बातें की गई थी लेकिन कोई सुधार आया नहीं आया। ना ही इस अधिनियम के द्वारा कोई भावी शासन की रूपरेखा तैयार की गई थी और कुछ भी तैयार नहीं किया गया था। अब कैसे काम करेंगे, कैसे शासन किया जाएगा, कुछ भी नहीं था। इस संबंध में प्रोफेसर गुरुमुख सिंह ने लिखा है कि सन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के साथ इतिहास का एक युग समाप्त हुआ था और दूसरा युग क्राउन का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश शासन के यह युग भी असंतोष एवं आकांक्षाओं से प्रारंभ हुआ था। मतलब ये भी क्या था, असंतोष था इसमें भी और इसमें भी बहुत सारी आकांक्षाएं थीं, इनसे की गई थी। 1857 की क्रांति के कारण पर ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि क्रांति को जन्म देने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण शासक और शासितों के मध्य संपर्क का ना होना है। क्रांति के कारणों का विश्लेषण करते हुए सर सैयद अहमद खान ने लिखा है कि भारतीयों को परिषद से पृथक करने की सरकारी नीति के कारण सरकार को अपनी नीतियों के संबंध में जनता के विचार जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। देखो 1857 की क्रांति जब इन लोगों ने देखी ब्रिटिश सरकार के द्वारा तो इन्हें ये निष्कर्ष निकाला कि क्रांति क्यों हुई थी। तो मुख्य कारण था कि जो शासक है और जो शासित हैं उन दोनों के मध्य संपर्क नहीं था। तो पता ही नहीं चल रहा था कि हम जो नियम लागू कर रहे हैं वो जनता को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये मुख्य कारण था, इसलिए क्रांति हुई थी। और जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने भी ये कहा था कि भारतीयों को परिषद से पृथक रखने की जो सरकारी नीति के कारण सरकार को अपनी नीतियों के संबंध में जनता के विचार जानने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। सन 1861 में विधि निर्माण के कार्य में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। तो अब जो विधि निर्माण है, कोई भी नियम बनाया जाएगा भारत में, तो अब भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा इसमें। उनके प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा कि भैया ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं, ये क्यों, क्योंकि फिर से ऐसी क्रांति ना हो। इसलिए सन 1861 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। भारतीयों को मिलाएं कैसे, तो अधिनियम पारित किया गया उनको भारतीयों को मिलाने के लिए। सन 1861 के अधिनियम पारित होने के कारण सन 1861 के अधिनियम पारित होने से पूर्व यह आवश्यकता महसूस की जा चुकी थी कि तत्कालीन प्रशासनिक मशीनरी के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएं। तो जो हमारे तत्कालीन प्रशासन चल रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए। इस आवश्यकता को महसूस किए जाने के कारण ही ये अधिनियम पारित हुआ था 1861 का। इसमें कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। कानून निर्माण में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी। विधि निर्माण प्रक्रिया का दोषपूर्ण होना था। जो विधि निर्माण की प्रक्रिया थी वह दोषपूर्ण थी। तत्कालीन भारतीय शासकों की कमजोरियां जाननी थी। जो तत्कालीन भारतीय शासन है उनकी क्या कमजोरियां हैं वो देखनी थी इनको। विधायी शक्तियों में परिवर्तन की आवश्यकता थी। जो विधायी शक्तियां हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता थी, इसलिए 1861 का अधिनियम आया था। तो पहला, कानून निर्माण में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता। सन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने यह आवश्यकता महसूस की कि भारतीयों में असंतोष को पनपने ना दिया जाए। भैया ऐसा ना हो कि हम नीतियाँ बनाते जा रहे हैं और वो अंदर अंदर षड्यंत्र करते जा रहे हों भारतीय, तो भैया असंतोष ना हो उनमें, उनको पनपने ही ना दिया जाए। इसलिए 1861 का अधिनियम आया। सन 1860 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य सर बटलर फेरे ने कहा कि काउंसिल में देसी भारतीयों को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि यदि हम चाहते हैं कि भारतीय हमारी नीतियों से असंतुष्ट ना हो तो हमें क्या करना होगा, भारतीयों को भी हमारी समिति में, काउंसिल में शामिल करना होगा।
बहुत कम ज्ञान के आधार पर करोड़ों के लिए कानून बनाना एक खतरनाक परीक्षण होगा कि हम बहुत कम ज्ञान है हमारा भारतीयों के प्रति, हम इसके अनुसार यदि कोई कानून बनाते हैं तो वो क्या होगा, खतरनाक होगा और अगली क्रांति के लिए जन्म देगा। गवर्नर की परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1861 का अधिनियम पारित किया था। तो हमारी गवर्नर की परिषद कब बनाई गई थी, 1857 के बाद 1858 में अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। इसमें भारतीयों के प्रतिनिधि को बढ़ाने के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए 1861 का अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट आता है विधि निर्माण प्रक्रिया का दोषपूर्ण होना। इस अधिनियम से पूर्व कानून निर्माण कार्य विधान परिषद ही करती थी। मतलब अभी जो 1861 का नियम आया था उसके पहले कानून कौन बनाता था, विधान परिषद बनाती थी। इस प्रकार प्रशासनिक कार्यों का बोझ अधिक हो जाता, मतलब प्रशासन ही विधि बनाए उनका क्रियान्वयन करे तो इससे कार्य बढ़ जाता था, बोझ बढ़ जाता था। ब्रिटिश अधिकारी इस परिषद के अधिकार को कम करने के पक्ष में थे। भैया ये परिषद है उसको कम अधिकार देने चाहते थे। इस उद्देश्य से चार्ल्स वुड ने परिषद के विषय में अपना मत व्यक्त किया। इनका मतलब था कि इस संस्थान को इतनी शक्तियाँ प्रदान करना नहीं था, तो ये चाहते थे कि भैया इस परिषद को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान मत करो, इसलिए भारतीयों को बुलाओ और उनको भी कुछ अधिकार दिए जाएं। सर चार्ल्स वुड ने कॉमन्स सभा में 6 जून 1861 को एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। यह विधेयक 1861 के अधिनियम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। फिर आता है तत्कालीन भारतीय शासन की कमजोरियां। जो भारतीय शासन था उसकी भी कमजोरियां थी, इसलिए आया था। भारत की प्रथम क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट हो गया था कि भारतीयों की भावना की कद्र किए बिना शासन नहीं चल सकता। अब 1857 की क्रांति हुई, इससे ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि ऐसा नहीं है कि हम भारतीयों की भावना की कद्र ही ना करें और हमारा शासन सफलतापूर्वक चलता नहीं। भैया ये बार बार विद्रोह करेंगे और हमारा बहुत सारा नुकसान करते जाएंगे। इसलिए 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रशासन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। प्रशासन में सुधार लाने के लिए 1861 का अधिनियम पारित किया गया और यह अत्यंत आवश्यक हो गया था इसको पारित करना। अब आती हैं विधायी शक्तियों में परिवर्तन की आवश्यकता। जो विधायी शक्तियाँ थी उसमें क्यों परिवर्तन किया गया, तो ब्रिटिश सरकार की जो कानून प्रक्रिया थी वह दोषपूर्ण होने के कारण विधायी शक्तियों में परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1833 के अधिनियम के द्वारा जो समस्त प्रेसिडेंसियाँ हैं उनकी शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया और ब्रिटिश सरकार के इस केंद्रीकरण को सर्वत्र आलोचना की गई थी। तो अब इसमें क्या हो गया, जो ब्रिटिश सरकार है उसकी कानून प्रक्रिया है वह दोषपूर्ण है, विधायी शक्तियाँ परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए 1833 में इन्होंने क्या किया, जितनी भी प्रेसिडेंसी हैं उनकी शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया, मतलब केंद्र शासन चलाएगी। केंद्रीकरण की सब कहीं आलोचना की गई थी, भैया ब्रिटिश सरकार कैसे कर सकती है इसको। सर्वोच्च सरकार मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार में आयकर विधेयक पर विरोध प्रारंभ हो गया था। जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वो जो सर्वोच्च सरकार है वो विधेयक पारित कर रही थी आय करके, उसका विरोध होने लगा था जगह जगह। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि 1861 के अधिनियम पारित किए जाएं। 1861 की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी थीं। ब्रिटिश सरकार ने सन 1861 के अधिनियम में अनेक प्रावधान किए थे जो कि इस प्रकार हैं। 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की जो कार्यकारिणी का विस्तार किया गया था। जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसमें विस्तार कर दिया गया है, भाई बहुत सारा काम करेगी। इसके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है और यह 5वां सदस्य एक विधि शास्त्री होता था और निश्चित किया गया था। मतलब ये विधि का ज्ञाता होता था, विधि शास्त्री इसमें जोड़ा गया था परिषद में। 4 थे पहले, 5 कर दिए गए हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी के सदस्य के बीच महत्वपूर्ण विषयों को विभाजित करने का अधिकार दिया था। जो उनकी कार्यकारिणी है गवर्नर जनरल की, वो उनके बीच में विषयों का विभाजन कर सकता है। कार्यकारिणी के सदस्य को विभिन्न पद प्रदान किए गए थे, अलग अलग विभाग दे दिए गए हैं, अलग अलग पद दे दिए गए हैं और इसका विभाजन गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा ही परिषद के समस्त सदस्यों को अपने विभागों का उत्तरदायित्व मिला था। तो अलग अलग विभाग दे दिए गए हैं और अब उनसे बोल दिया गया है तुम ये वाला विभाग संभालो, इसका उत्तरदायित्व तुम्हारा है। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसके सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 12 कर दी थी। अब देखो जो हमारा परिषद है उसमें 4 से 5 किया गया है, लेकिन जो गवर्नर है उसकी कार्यकारिणी की संख्या को 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया, मतलब कितने वर्ष तक रहेंगे, 2 वर्ष तक रहेंगे। इस अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया था कि इसके अतिरिक्त सदस्यों में से 5 सदस्य गैर सरकारी होंगे। ये जितने 12 सदस्य हैं ना, इनमें से 5 जो हैं वह गैर सरकारी होंगे, मतलब सरकार इनको नहीं चुनेगी।
इस अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया था कि समस्त महत्वपूर्ण विषयों को गवर्नर जनरल के समक्ष रखा जाएगा। जितने महत्वपूर्ण विषय हैं धन वाले, वो गवर्नर के पास रहेंगे। गवर्नर जनरल को 6 माह के अंदर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, मतलब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। गवर्नर या इस अधिनियम के द्वारा कानून निर्माण के जो कार्य हैं वह प्रांतीय सरकार को सौंप दिए गए थे कि जितने कानून बनाने हैं, जो कानून बनाने हैं वह प्रांत अपने हिसाब से बना लेगा, प्रांत सरकार अपने हिसाब से बना लेगी। प्रांतों को अधिकार दिए गए हैं कानून निर्माण के। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी के लिए 4 से 8 अतिरिक्त सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। देखो, उनके पहले 8 सदस्य थे कार्यकारिणी में, लेकिन अब इनके 12 सदस्य हो गए थे, जिनमें से 5 कौन से थे? गैर सरकारी थे। इसमें से भी जो 4 से 8 सदस्य हैं जिनको गवर्नर खुद मनोनीत कर सकता था। इसका कार्यकाल भी 2 वर्ष निर्धारित किया गया था और इसके परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार था और नए प्रांत के निर्माण का अधिकार था। मतलब ये सैनिक जो लेफ्टिनेंट होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन कर सकता है? गवर्नर जनरल कर सकता है और नए प्रांतों का निर्माण भी कर सकता है। 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को निषेधाधिकार का अधिकार भी दिया गया था, मतलब राइट ऑफ वीटो शक्ति दी गई थी और अब वह कार्यकारिणी के किसी निर्णय को वीटो कर सकता था। मतलब जो वायसराय का निषेधाधिकार है वो इसको अधिकार दिया गया था उसका, और इस कार्यकारिणी के किसी निर्णय की वीटो शक्ति भी वायसराय को दे दी गई थी। गवर्नर जनरल को मद्रास मुंबई की प्रेसिडेंसी के लिए महान्यायवादियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। मतलब जो एडवोकेट जनरल हैं कहाँ कहाँ के लिए? मुंबई और मद्रास में। भैया मदरा पीकर मुंबई में हंगामा हो रहा है तो अब भैया न्यायवादी चाहिए। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। इसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तक संकट काल में अध्यादेश जारी कर सकता है, वो 6 माह के लिए कर सकता था। इस अधिनियम के द्वारा कानून के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी जो गृह सरकार के लिए घातक हो, मतलब जो होम गवर्नमेंट के लिए घातक होंगे ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बनाया जाएगा। मतलब प्रांतों को शक्ति दे दी गई है ना कि वो अपने अनुसार कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, तो वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे कि भैया गृह सरकार इसके लिए पीछे यहाँ मारा फिरे, तो वो घातक होगा। तो ऐसे उस पर निर्णय पर रोक लगा दी जा सकती है। गवर्नर जनरल के अध्यादेश को विधान परिषद के द्वारा पारित कानूनों के समकक्ष माना जाएगा। विधान परिषद जैसे नियम कानून पारित करती है वैसे इसके अध्यादेश को भी शक्ति मिल गई थी। इस अधिनियम के द्वारा यह भी निश्चय किया गया था कि गवर्नर सदस्यों को मनोनीत करने से पूर्व गवर्नर जनरल की आज्ञा लेना पड़ेगी। तो यदि परिषद में किसी सदस्य को मनोनीत करना है, कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है, तो गवर्नर से पूर्व गवर्नर जनरल की आज्ञा लेना होगा इसके लिए। फिर आता है 1861 में कि भारतीय अधिनियम की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो भारत में 1861 का अधिनियम आया था उसकी हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। 1861 के अधिनियम के महत्व का मूल्यांकन भी करना है, कितना महत्वपूर्ण था, कितना गंदा था, आलोचना भी करनी है। 1861 के अधिनियम की महत्वपूर्ण मूल्यांकन इस प्रकार है। भारतीय संविधान के विकास क्रम में 1861 के अधिनियम को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें कंपनी का शासन समाप्त होने के पश्चात भारतीय प्रशासन में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। भारतीय संविधान के विकास के क्रम में 1861 का जो अधिनियम है पहला ऐसा अधिनियम था जिसने विधि निर्माण के क्षेत्र में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। यह ऐसा अधिनियम था जिसके कारण ही भारत में जो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई थी 1861 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतों के लिए इस अधिनियम में विशेष व्यवस्था की गई थी। जो प्रांत हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। मनोनीत सदस्यों के संबंध में भी इस अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था की गई। मनोनीत कौन कर रहा है? गवर्नर जनरल। इनकी व्यवस्था की गई 1861 के अधिनियम के द्वारा। जिन व्यक्तियों को इन विधान परिषदों का सदस्य नियुक्त किया जाएगा वे वास्तव में अपनी इच्छा के विरुद्ध परिषद की बैठक में आ जाते हैं और जिनका संभव हो सके वे वहां से भागने के इच्छुक रहते थे। तब जिन व्यक्तियों को इन विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता था वे वास्तव में अपनी इच्छा के विरुद्ध परिषद की बैठकों में आ जाते थे और उन जितना संभव हो सके वहां से भागने के इच्छुक रहते थे। 1861 के अधिनियम में प्रांतों के संबंध में लिखा गया था कि मुंबई मद्रास प्रांत इस प्रकार की विधान परिषदों का निर्माण करने की व्यवस्था कर दी गई थी। मतलब विधान परिषद कहाँ पे बनाई जा सकती है? मद्रास और मुंबई में भी कर सकते, और इसके लिए वो न्यायाधीश की भी नियुक्ति की गई थी, एडवोकेट है ना। इस दोनों बातों के लिए भारतीय शासन
में विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया था। भारत के शासन में कौन सी नीति अपनाई गई है? विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया है और केंद्रीकरण या एकीकरण की नीति का अंत कर दिया गया है। अब इसमें शासन की विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई है और केंद्रीकरण और जो एकीकरण था जो कि 1833 में बनाई गई थी उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा कई अन्य विशेष बातें भी की गई थी। विधान परिषद के अधिकार अब नगण्यता के समान हो गए थे। जो विधान परिषद है उसके अधिकार कैसे हो गए थे? नगण्यता के समान हो गए थे। वास्तव में इस अधिनियम के द्वारा उनको कोई भी वास्तविक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। तो अब इसमें क्या थे? विधान परिषद थे उसके अधिकार अब नगण्य के समान हो गए थे। वास्तव में देखा जाए तो जो विधान परिषद है उसको वास्तव में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। भारतीय संवैधानिक सुधार की रिपोर्ट के निर्माताओं ने 1861 के अधिनियम का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस प्रकार 1861 का अधिनियम एक अध्याय का अंत करता है, मतलब एक अध्याय का अंत हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन यंत्र का कार्मिक विकास एवं उसको संगठित करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? शासन यंत्र का कार्मिक विकास करना और उसको संगठित करना है। 3 अलग अलग प्रांतों में एक शासन प्रणाली स्थापित कर दी गई थी। जो 3 अलग अलग शासन थे, प्रांत थे, उनमें अलग अलग शासन प्रणाली को स्थापित कर दिया गया है एक समान। बीच के क्षेत्र का बहुत सा भाग ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। जो ब्रिटिश शासन है उसके अधीन हो गया था बहुत सारा बचा हुआ क्षेत्र 3 प्रांतों के बाद। शाह परिषद गवर्नर जनरल का अब विधायक और प्रशासकीय अधिकार आवश्यकता को मान्यता देने एवं स्थानीय ज्ञान का स्वागत करने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था। तो जो शाह परिषद गवर्नर जनरल है अब विधायक और जो प्रशासकीय अधिकार हैं आवश्यकता को मान्यता देने एवं जो स्थानीय ज्ञान है उनका स्वागत करने के लिए सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। इसलिए परामर्श देने के लिए स्थानीय परिषदों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण किया गया था। तो अब जो परामर्श देना है उसके लिए स्थानीय परिषद का निर्माण किया गया है और उनका पुनर्निर्माण किया गया है। परंतु यह आकांक्षा से कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी प्रतिद्वंदी संस्था जिसका कोई प्रशासकीय उत्तरदायित्व ना हो कार्यपालिका की सत्ता में बाधक ना बन जाए, जैसा कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में हो गया था। यह स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया गया था। तो अब इनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि एक ऐसी प्रतिद्वंदी संस्था का निर्माण हो जाए जो कि प्रशासकीय उत्तरदायित्व ना हो जिनके पास और कार्यपालिका में सत्ताधारक बनकर आ जाए और हमारी जो पूरे नियम कानून हैं उनमें बाधक बन जाए। यह स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया गया था कि परिषद केवल व्यवस्थापिका समिति होंगी। तो इसलिए पहले बता दिया कि भैया कौन होंगी? ये व्यवस्था करने के लिए व्यवस्थापिका समिति ही बनाई जाएंगी। इनके उत्तरदायित्व संस्था का रूप नहीं दिया गया था। इनके लिए कोई भी उत्तरदायी संस्था का रूप नहीं दिया गया था। संविधान सुधार की रिपोर्ट के निर्माताओं ने आगे लिखा है कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ सरकारी अंग्रेज ने जो व्यवस्थापिका सभा में एकत्रित थे उन्हें संसद का रूप देने के लिए जो प्रवृत्ति दिखाई उसके फलस्वरूप संपूर्ण भारत की जनता के हित के लिए संसदीय विचार के विकास को आघात ही लगा। तो इन्होंने जो अभी तक बात कही हुई थी या जिस बात पे अभी हम ध्यान दे सकते हैं, इन्होंने कहा था कि सरकारी अंग्रेज ने जो व्यवस्थापिका सभाओं में एकत्रित होते थे वे संसद का रूप देने की प्रवृत्ति दिखाई गई थी। उसके फलस्वरूप भारत की जनता के हित के लिए संसदीय विचारों के विकास को आघात ही लगा था। इस अधिनियम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रोफेसर NV पायली ने लिखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के केंद्रीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया गया था। इसमें क्या किया गया है? जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके केंद्रीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया गया था। सन 1861 के अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। 19वीं शताब्दी के भारतीय विधानमंडल का सर्वप्रथम चार्टर था। यह 19वीं शताब्दी का भारतीय विधानमंडल का पहला चार्टर था। 1861 के अधिनियम की महत्ता का वर्णन करते हुए प्रोफेसर गुरुमुख निहाल सिंह ने कहा है कि सन 1861 का भारत शासन अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में 2 प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रथम, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विधि निर्माण में देश की जनता का सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिला था। भैया वो भारत की जो जनता है उसके सहयोग प्राप्त करके ही विधि निर्माण कर सकती है गवर्नर जनरल। और दूसरा, मुंबई मद्रास की सरकारों को विधायी शक्तियाँ पुनः प्रदान कर दी गई थी, मतलब विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। दूसरे प्रांतों में इसी प्रकार की विधायी परिषदों की स्थापना
के द्वारा ऐसी नीतियों की नींव पड़ी थी। मतलब दूसरे प्रांत हैं उनमें भी विधायी परिषद की स्थापना के बाद ही नीति की नींव पड़ी थी। इसके परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतों के पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त हुई थी। तो हम जो 1937 में पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता देखते हैं उसकी नींव कहाँ पर पड़ी है? 1861 के अधिनियम के द्वारा ही पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो बंगाल में जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था है उसका वर्णन कीजिए। 1757 से 1762 तक के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की प्रशासनिक रीति का वर्णन कीजिए। औपनिवेशिक भारत की प्रशासनिक संरचना की व्याख्या कीजिए। जो हमारी औपनिवेशिक भारत है उसकी जो प्रशासनिक संरचना है उसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए हम देखते हैं औपनिवेशिक भारत की प्रशासनिक संरचना एवं नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी तक भारत में पूर्व एवं पश्चिमी समुद्र तट पर विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक कोठियों का निर्माण किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पलासी के युद्ध से कंपनी ने कई प्रदेशों को अपने सैन्य शक्ति से विजित कर लिया। पहले फैक्ट्री बनाई, अब क्या है, जीत गई, शासन करने लगी। यह व्यापारी संस्था भारत की शासक संस्था भी बन गई थी। कानूनी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था थी, परंतु अपने व्यापारिक लाभ को अर्जित करने हेतु भारत में नैतिक एवं अनैतिक साधनों का उपयोग करती थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करती थी? एक भारत की शासक संस्था बन गई थी। कानूनी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था थी, परंतु यह जो व्यापारिक लाभ थे उसको अर्जित करने के लिए भारत में नैतिक अनैतिक जितने भी साधन थे उनका प्रयोग करके व्यापार कर रही थी। पलाशी के युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी ही नहीं थी, अपितु उसके हाथ में राजनीतिक प्रभुता भी आ गई थी। मीर जाफर नवाब तो बन गया था, वह बंगाल की जनता के प्रति नहीं कंपनी के प्रति उत्तरदायी हो गया था। मतलब शासक बना लेकिन जनता का भलाई नहीं कर रहा है। किनकी करेगा? कंपनी की कर रहा है, उनके लिए उत्तरदायी है उसका। कंपनी एवं नवाब दोनों ने बंगाल की जनता के प्रति नहीं की कंपनी के प्रति उत्तरदायी थे। जो कंपनी थी, नवाब थे, वो सब कंपनी के प्रति ही उत्तरदायी थे। कंपनी और नवाब दोनों ने बंगाल की शासन व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पलाशी की विजय से कलकत्ता कंपनी के अधिकार में आ गया था। इसके अलावा 24 परगने पर भी कंपनी का अधिकार हो गया था। मतलब पूरा कलकत्ता, बंगाल और 24 परगने भी गए कंपनी के हाथ में। कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने की छूट मिल गई थी। मतलब कहीं पे भी व्यापार करो, कुछ ही व्यापार करो, कोई कर नहीं देना, छूट मिल गई थी। पान सुपारी एवं तंबाकू के व्यापार पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो पान सुपारी तंबाकू सिर्फ कंपनी ही बेचती थी, खरीदती थी, सिर्फ एक आधिपत्य उसका स्थापित हो गया था। कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों को मिली सफलता के कारण कर्नाटक हैदराबाद पर भी अंग्रेज कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो जैसे ही बंगाल के पलासी युद्ध हुआ, अब ये शक्ति बढ़ गई। तो जैसे ही कर्नाटक युद्ध हुआ और जो अन्य युद्ध हुए हैं, हैदराबाद के युद्ध हुए हैं, तो अब कंपनी भैया जीती जाएगी क्योंकि शक्ति ज़्यादा है इसके पास। तो उस पर भी इनका नियंत्रण स्थापित हो गया था। भारत में विस्तृत भूभाग पर अधिकार एवं नियंत्रण हो जाने पर कंपनी को अपनी प्रशासन व्यवस्था में नवीन तरीके प्रशासन चलाने के लिए तलाश करने पड़ रहे थे। तो अब भैया कंपनी क्या होगा? बहुत सारा भूमि पर अधिकार हो गया है, उस पर नियंत्रण हो गया है, अब पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है। अब वो नए तरीके सोच रही है कि कैसे इस पर प्रशासन किया जाए। इसी कारण से सन 1757 के बाद कंपनी की जो प्रशासनिक नीति है बार बार बदलती रही है, क्योंकि भैया अब कंपनी है, व्यापार करने आई थी, वो प्रशासन करने लगी। तो घंटा समझ में आएगा कि कैसे प्रशासन करना है। तो भैया अभी क्या करेंगे? बार बार प्रैक्टिकल करेंगे और बार बार अपनी नीतियों को बदलते रहेंगे। बंगाल में बार बार सत्ता परिवर्तन के पीछे कंपनी के अपने स्वार्थ प्रमुख थे। तो भैया कंपनी क्या कर रही थी? बार बार बंगाल में शासक सत्ता को परिवर्तित कर रही थी कि जनता थोड़ी सी यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने अपने व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को कभी नहीं भूला था। भैया कुछ भी हो, प्रशासन हमें पूरे भारत का मिल रहा है, लेकिन हम करेंगे क्या? व्यापार ही करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार में अधिक से अधिक लाभ अर्जित करके ब्रिटेन में संपन्नता को बढ़ाना था। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करेगी, लाभ कमाएगी और कंपनी ब्रिटेन में जाके अमीर हो जाएगी, महान बन जाएगी। भारत में राजनीतिक दबदबा स्थापित करना था और भारत में भी राजनीतिक दबदबा स्थापित करना है। कंपनी के अन्य कार्य महत्वहीन थे और जो कार्य थे वो भैया नहीं करती थी, महत्वहीन थे, वो करने थे, व्यापार मुख्य कारण था इनका। कंपनी के प्रत्येक गवर्नर
जो प्रत्येक गवर्नर क्लाइव से वॉरेन हेस्टिंग तक इस काल में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को इस प्रकार नियंत्रित किया था कि उनके व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों की पूर्ति हो सके। तो जब अभी तक क्लाइव से लेकर जो वॉरेन हेस्टिंग तक जितने भी गवर्नर आए हैं उनका एक ही उद्देश्य रहता था कि ऐसे नियंत्रण स्थापित किया जाए जिससे कि व्यापारिक और जो राजनीतिक हित हैं उनकी पूर्ति हो जाए। कंपनी का मुख्य लक्ष्य बंगाल और कर्नाटक में शांति स्थापित करना और अपने व्यापार निर्बाध गति से बढ़ा सकते थे। बक्सर की विजय के परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम से 9 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। बंगाल पर अधिकार हो जाने पर भी क्लाइव ने कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे ही बंगाल पर अधिकार हो गया, क्लाइव ने कंपनी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई। तो बंगाल में क्या कर दिया, कोई प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया बल्कि बंगाल में द्वैत शासन स्थापित कर दिया। क्लाइव दीवानी और फौजदारी दोनों कार्य संभालने को तैयार नहीं था। क्लाइव को गवर्नर बना दिया। अब भैया वो बौखले आ गया कि अभी क्या करें भैया, दीवानी संभालें फौजदारी संभालें, हम दोनों संभाल ही नहीं सकते। इसलिए वह केवल सेना एवं कोष पर नियंत्रण रखना चाहता था। इसलिए उसने द्वैत शासन अपनाया। भैया आधे काम हम करेंगे, आधा यहाँ की भारतीय जनता या प्रशासन जो शासक है वो करेगा। इसलिए जो सेना थी, कोष था, उसका नियंत्रण खुद ने ले लिया। क्लाइव ने विदेशी व्यापार, विदेशी नीति कंपनी के नियंत्रण में ले ली और जो राजस्व वसूली है, न्याय का कार्य है, वह नवाब को सौंप दिया। जो यहाँ के है वह राजा को दे दिए, नवाब को दे दिए। राजस्व वसूलना, न्याय करना, स्वास्थ्य वगैरह जितनी भी व्यवस्था है वो तुम करो, नवाब करेगा। और बल्कि जो विदेशी व्यापार है, नीति है, राजकोष है, सेना है, वो हम देखेंगे। इस व्यवस्था की पूर्ति हेतु कंपनी ने 53 लाख रुपए वार्षिक नवाब को देना स्वीकार किया। तो भैया अब जो काम करेगा वो फ्री में तो करेगा नहीं, 53 लाख रुपए प्रति वर्ष नवाब को दिए जाने लगे। सिताव रॉय को बिहार का और रजा खां को बंगाल का और दुर्लभ राय को उड़ीसा का नवाब नाजिम नियुक्त किया था। भाई इस कार्य के लिए अलग अलग नवाब नाजिम नियुक्त किए गए थे। तो भैया थोड़ा सा सितम खा के गया था सिताव राय बिहार में, रजा खां को राजा बना के रखा था बंगाल में, और दुर्लभ था क्योंकि उड़ जाता, तो दुर्लभ राय को उड़ीसा का नवाब नाजिम नियुक्त कर दिया था। इनका कार्य क्या था, लगान वसूली करना, लगान वसूली करेंगे। भारतीय अधिकारियों को उत्तरदायित्व तो दिए गए थे परंतु उनके पास अधिकार नहीं थे। भैया उत्तरदायित्व दिया गया राजस्व वसूलना है, लेकिन कैसे वसूलना है, अधिकार नहीं दिए थे। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु उत्तरदायित्व नहीं थे। कंपनी के पास बहुत सारे अधिकार थे लेकिन कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था। 1762 में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। तब अपने कर्मचारी द्वारा बंगाल पर सीधा प्रशासन प्रारंभ किया। जैसे ही 1762-72 में द्वैत शासन समाप्त हुआ, उसके बाद कर्मचारियों के द्वारा बंगाल पर सीधा प्रशासन प्रारंभ हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से व्यापारिक प्रतिष्ठान थी, तो ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान थी, अतः प्रशासन में दोष शीघ्र ही प्रकट हो गए थे। पता चल गया था कि भैया प्रशासन में दोष हैं। डॉक्टर बिपिन चंद्रपाल के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यावसायिक संस्था थी जिसका गठन पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त उसके उच्चतर अधिकारी भारत में हजारों मील दूर इंग्लैंड में थे। जो उसके उच्च अधिकारी हैं वो कहाँ पे हैं, इंग्लैंड में हैं। इसके बावजूद करोड़ों लोगों के ऊपर उनकी राजनीतिक सत्ता कायम हो गई थी। इस असंगत स्थिति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनेक समस्याएं खड़ी कर दी थी। उदाहरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके जो इलाके हैं उन पर ब्रिटिश शासन के साथ क्या संबंध होना चाहिए। सुदूर भारत में स्थित अफसरों और सैनिकों का बहुत बड़े समूह पर ब्रिटेन स्थित कंपनी के अधिकारी किस प्रकार नियंत्रण रखे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में विजित भूभाग एवं यहाँ की जनता से ब्रिटिश सरकार का क्या संबंध हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या थी। इस समस्या को ब्रिटेन की दलीय शासन प्रणाली एवं अंग्रेज राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षा एवं ब्रिटेन के संभात संपन्न व्यापारी एवं व्यवसायिकों ने और अधिक पेचीदा बना दिया था। देखो अब कंपनी यहाँ पे शासन कर रही है लेकिन अब इंग्लैंड में इनके उच्चतर अधिकारी बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो खाना खा रहे हैं, अच्छा धन अर्जित कर रहे हैं, दिन रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, अब जो ब्रिटिश सरकार थी उसके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो इसके इलाके भारत में विजिट किए हैं उनके बीच में क्या संबंध है।
दूसरा, सुदूर जो भारत में अफसर हैं, बड़े बड़े सैनिक समूह हैं, इनका ब्रिटिश कंपनी पर किस प्रकार से नियंत्रण कर रही है। दूसरा, यहाँ का भूभाग जनता है, उसका कंपनी से क्या संबंध है। तीसरा, यह इतनी सारी समस्याएं हैं, इससे वो अमीर होते जा रहे हैं, इससे क्या होगा। दलीय शासन प्रणाली जो इंग्लैंड में थी, ब्रिटेन में थी वो, और जो वहाँ पे अंग्रेजी राजनीतिज्ञ थे, उनकी महत्वाकांक्षा वो भी भैया भारत में आना चाहते हैं, वो भी व्यापार करना चाहते हैं। तो अनेक व्यापारी और जो व्यवसायी थी उनने बहुत ज़्यादा इसको पेचीदा बना दिया था। बंगाल पर अधिकार होते ही ईस्ट इंडिया के शेयर होल्डरों ने अपना लाभांश 1767 में बढ़ाकर 10% कर दिया था। जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपना 10% और बढ़ा दिया था। 1761 में लाभांश 12.5% उसकी मांग करने लगे। भारत स्थित कंपनी के अधिकारियों ने अधिक से अधिक धनवान होने का स्वप्न सजो लिया था कि भैया भारत की जो कंपनी आई है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, हम सोच रही थी हम बहुत धनवान होना चाहते हैं। मीर जाफर ने नवाब बनते ही कंपनी के कर्मचारियों को 12,50,000 पाउंड प्राप्त हो गया था। क्लाइव ने 2,24,000 पाउंड और वाटसन ने 1,17,000 पाउंड प्राप्त किए थे। मतलब इतने सारी धन इनको प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार कंपनी के अन्य कर्मचारी एवं सैनिकों ने भी लूट में हिस्सा बांटाया था। मीर कासिम ने बनते ही 25 लाख रुपए कंपनी के कर्मचारियों को भेंट के रूप में दिया था। वेंसीटर्ड ने 5 लाख और हावेल को 2 लाख रुपए मिले थे। मीर जाफर जब दूसरी बार 1763 में नवाब बना तो कंपनी को 30 लाख रुपए खजाने के रूप में और 5 लाख रुपए कंपनी को अंग्रेज व्यापारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए थे। मतलब कि हम हारे हैं फिर भी हम आपको धन देंगे। तो 30 लाख रुपए खजाने के रूप में दिए थे और 5 लाख रुपए कंपनी के व्यापारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए थे। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए 1757 से 1772 तक भारतीय सामंत एवं जागीरदारों से जबरदस्ती भेंट, उपहार, घूस प्राप्त की थी। क्लाइव जब भारत में वापस लौटा तो उसकी संपदा में जो संपदा प्रतिशत प्रति वर्ष है वह 40,000 पाउंड वार्षिक की आय हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च लाभांश एवं भारत स्थित कंपनी के कर्मचारियों की संपन्नता देखकर ब्रिटेन के अभिजात वर्ग में द्वेष एवं ईर्ष्या जागृत हो गई थी। अब भैया जैसे हर कोई चाहता था कि हमें भैया गवर्नर बना के भेजो, कहाँ भारत, हम भी अमीर होना चाहते हैं। तो जैसे ही क्लाइव यहाँ पर दूसरी बार जब नियुक्त हुआ था तो उसकी प्रतिवर्ष आय कितनी हो गई थी, 40,000 पाउंड हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकांश जो लाभांश कमा रही थी, इसके कारण ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा क्या ईर्ष्या जागृत हो रही थी। बहुत सारे जो अभिजात वर्ग था वह द्वेष कर रहा था इनसे। कंपनी का पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार था, अतः नवीन व्यापारी वर्ग व्यापार करने में असमर्थ थे। तो अभी इनको एक अधिकार प्राप्त था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में। मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने भारतीय व्यापार में होने वाले लाभ को और धनाढ्य वर्ग का, व्यापारी वर्ग का इस बात को प्रेरित किया कि भारत की लूट में उसे भी कुछ हिस्सा प्राप्त हो। तो अभी क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, कोई और वर्ग आ नहीं सकता था। लेकिन भारत में क्या स्टार्ट कर दिया इन्होंने, मुक्त व्यापार सिद्धांत को लागू कर दिया। अब इससे क्या होगा, जितने ब्रिटेन के लोग थे वह भारत में आकर लाभ कमाना चाहेंगे और धनाढ्य बनना चाहेंगे। इससे उस बात को प्रेरित किया और चाहते थे कि भारत को लूट हो और हम अमीर बन जाएं। नवीन जो व्यापारी वर्ग कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करने की जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। अपने आप को असफल मानकर इस वर्ग ने कंपनी के बंगाल के प्रशासन के दोषों पर हमला बोलना प्रारंभ कर दिया। भारत में लौटने वाले कर्मचारी उनकी घृणा, उपहास एवं निंदा का केंद्र बन गए। जितने भारत से आते थे जॉब वगैरह करके, वहाँ पर लोग उनकी घृणा, उपहास और निंदा करते थे। भारतीय कर्मचारियों को नवाब कहकर उपहास उड़ाया जाता था। समाचार पत्रों में उनकी जीवन शैली और कार्यों की आलोचना प्रारंभ कर दी गई थी। क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग इस वर्ग की निंदा के प्रमुख केंद्र बने थे। कंपनी के प्रशासन को बदनाम करके वह कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर देंगे। इंग्लैंड के राजनीतिक, जिसमें मंत्री और संसद सदस्य शामिल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण करके राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने को प्रोत्साहन कर रहे थे। ये प्रयत्नशील थे भैया, क्या चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका अधिग्रहण कर लो और उनके जो राजनीतिक स्वार्थ है उनको पूरा कर लो। इन राजनेताओं ने कंपनी को बाध्य कर दिया गया कि
वह ब्रिटिश सरकार को नजराना प्रदान करे कि अब भैया जितना तुम कमा रहे हो उससे भी हमारा कुछ हिस्सा निकालो, ब्रिटिश सरकार को नजराना प्रदान करो, जिससे भारतीय धन का उपयोग वह इंग्लैंड में करों को कम करने एवं इंग्लैंड के सार्वजनिक ऋण को कम करने में काम कर रहे थे। अब वो क्या कर रहे थे, भारत से धन जा रहा था, नजराने का प्रयोग किसमें कर रहे थे, इंग्लैंड के करों को कम करने के लिए और जो इंग्लैंड के सार्वजनिक ऋण है उसको कम करने के लिए कर रहे थे। 1767 में संसद ने कानून बनाकर कंपनी को 4 लाख पाउंड वार्षिक ब्रिटेन की सरकार को देने के लिए बाध्य किया कि तुम कितना ही कमाओ हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4 लाख पाउंड वार्षिक तुम ब्रिटिश सरकार को प्रदान करोगे। ब्रिटेन के राजनेता कंपनी और उसके कर्मचारियों के क्रियाकलापों में इसलिए भी असंतुष्ट थे कि उनको यह भय था कि अब भैया जो कर्मचारी राजनेता हैं वो क्यों डर रहे थे इनके क्रियाकलापों से, इनके राजनेताओं से, क्योंकि वह डरते थे कि ऐसा ना हो कि साधन युक्त कंपनी अपने धन का प्रयोग ब्रिटेन की सरकार और संसद को भ्रष्ट करने में ना करे। 1832 के संसदीय सुधारों से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था अत्यंत भ्रष्ट हो चुकी थी। कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी और जो अवकाश प्राप्त कर्मचारी हैं इन्होंने धन की सहायता से संसद में सदस्यता प्राप्त कर ली। अब जो अंग्रेजी राजनीतिक थे उनको यह भय सताने लगा था कि कंपनी के पदाधिकारी और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं भारतीय धन का प्रयोग सरकार पर प्रभाव डालने के लिए कहीं प्रारंभ न कर दें। अतः ब्रिटेन में यह चिंतन प्रारंभ हो गया था कि ब्रिटेन की सरकार को कंपनी के भारत स्थित विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करना होगा, नहीं तो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था भ्रष्ट हो जाएगी। अब भैया ब्रिटेन क्या चाह रहा है कि भैया जो कर्मचारी हैं भारत जा रहे हैं अमीर होकर आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि भैया वो आके यहाँ पे हमारी सत्ता पलट कर दें। तो यह भय सताने लगा उनको। तो अब वो क्या चाह रही है कि जो भारत में स्थित विशाल साम्राज्य है अंग्रेजों का उसको नियंत्रित किया जाए, जिससे कि वह संसदीय व्यवस्था को भ्रष्ट ना हो पाए। इंग्लैंड में मुक्त व्यापार के समर्थक अर्थशास्त्रियों के एकाधिकार प्राप्त व्यापारिक कंपनियों की कटु आलोचना प्रारंभ कर दी गई। तो इंग्लैंड में जितने मुक्त व्यापार के समर्थक अर्थशास्त्री थे उनके एकाधिकार प्राप्त व्यापारिक कंपनियों की कटु आलोचना प्रारंभ कर दी है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में इन कंपनियों को विध्वंसक और जनता का शोषक बताया है। कंपनी ये जो ब्रिटेन की सरकार कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए आतुर हो गई थी। लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने एक गुप्त कमेटी का गठन की घोषणा की जिससे कंपनी के शासन और न्याय व्यवस्था के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके कि वे कैसे शासन करते, कैसे इनकी न्याय व्यवस्था है। इसके लिए रिपोर्ट बनाने के लिए किसने कहा है, लॉर्ड नॉर्थ ने कहा है। कंपनी के सेवकों का वेतन बहुत कम था, कंपनी के सेवक थे वो बहुत कम वेतन पर आए थे, परंतु ब्रिटेन जाते समय असीम धन ले जाने से वहाँ पर जनमानस संदिग्ध हो उठा था कि यहाँ से कम वेतन पर इनकी नियुक्ति हुई है लेकिन वहाँ से भैया बहुत सारा धन ला रहे हैं ये। तो एक तरफ कंपनी को आर्थिक हालात दिवालियापन की स्थिति में आ गए थे, भैया जो कंपनी है खुद को बताई थी भैया हम तो आर्थिक दिवालियापन हो रहा है, और दूसरी ओर कंपनी के हिस्सेदारों ने अपने लिए अधिकांश लाभ प्राप्त किया था। तो इसलिए कंपनी को 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को कर भी देना था। इन सभी परिस्थितियों ने कंपनी को 10 लाख पाउंड की सहायता ब्रिटेन की सरकार से मांगने को बाध्य कर दिया। तो भैया क्या हो रही, दिवालिया हो रही है। इस परिस्थितियों ने कंपनी को 4 लाख पाउंड की सहायता ब्रिटेन की सरकार से मांगने को बाध्य कर दिया और लॉर्ड नॉर्थ की सरकार को कंपनी के मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। जैसे इन्हें पैसे मांगे, नॉर्थ ने बोला कि चलो भैया पहले हम तुम्हारी क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। कंपनी के दुश्मनों की कमी नहीं थी, परंतु संसद में उनके दोस्तों की भी कमी नहीं थी। कंपनी भी अपने नौकरों पर कठिन नियंत्रण रखना चाहती थी जो किसी बाहरी शक्ति के द्वारा ही संभव था। ब्रिटेन की संसद में मध्यम मार्ग निकाला क्योंकि ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज तृतीय भी कंपनी का संरक्षक था। यह तय किया गया कि सरकार कंपनी के प्रशासन की मूल नीतियों को नियंत्रित करेगा। जो सरकार है वह प्रशासन की मूल नीतियों का नियंत्रण करेगा और कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार तथा उसके नौकरों को नियुक्त करने का अधिकार ज्यों की त्यों कायम रहने का निर्णय लिया गया कि कंपनी का एकाधिकारी बना रहेगा, उसकी जो नौकरों की नियुक्ति है वो भी ज्यों की त्यों ही रहेगी। ब्रिटेन की संसद ने सन
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित करवाया, जिसका अर्थ था कि कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कानून। तो कंपनियों की गतिविधियों को क्या किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के द्वारा। ब्रिटेन की संसद की भारतीय शासन व्यवस्था को पूर्ण इस व्यवस्था द्वारा पहली बार दखल दिया गया था। जो ब्रिटेन की संसद थी उसने भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार दखल दिया था इस अधिनियम के द्वारा। जब कंपनी भारत में कार्यकाल की अपनी पूरी शताब्दी पूरी कर चुकी थी, इस एक्ट ने कंपनी के निर्देशक मंडल के गठन में परिवर्तन किया। तो जो निर्देशक मंडल हैं उनकी परिवर्तन कर दिया गया उसके गठन में, और गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया। तो बंगाल का जो गवर्नर है उसको क्या बना दिया गया है, गवर्नर जनरल बना दिया गया है और भारत का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन तंत्र के पुनर्गठन में वॉरेन हेस्टिंग की भूमिका की विवेचना कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग की ख्याति उसकी शासन व्यवस्था पर आधारित थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। जो वॉरेन हेस्टिंग थी उसकी ख्याति कैसी थी, उसकी शासन व्यवस्था पर आधारित थी, उसका हमें स्पष्ट करना है। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद कंपनी के साम्राज्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और 1856 तक ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। बढ़ते हुए साम्राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन आवश्यक था, अतः कंपनी सरकार ज्यों-ज्यों अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी त्यों-त्यों उनके क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन भी कर रही थी। तो अब क्या है, वॉरेन हेस्टिंग की ख्याति बतानी है। तो जैसे ही बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, कंपनी के साम्राज्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई, साम्राज्य बढ़ गया। फिर 1856 तक ब्रिटिश साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया था ऑलमोस्ट। साम्राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन आवश्यक हो गया, तभी फिर से पुनर्गठन करना चाहिए। सरकार ज्यों-ज्यों अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी, वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है उनमें ही पुनर्गठन करती जा रही थी। भाई पता तो है नहीं कैसे करना है, तो उसको भी बदलती जा रही थी। साम्राज्य विस्तार एवं पुनर्गठन की इस प्रक्रिया ने कंपनी सरकार ने भारत में कुछ ऐसे गवर्नर जनरल भेजे जिन्हें कंपनी राज का विस्तार कर कंपनी के प्रभाव में वृद्धि करनी थी। तो जैसे पुनर्गठन किया जा रहा था और विस्तार किया जा रहा था साम्राज्य का, वैसे ही कंपनी ने कुछ ऐसे गवर्नर भेजे जिनको इतना नॉलेज हो कि वह क्या कर सके, राज्य का विस्तार कर सके और उसके प्रभाव को बढ़ा सके। कुछ ऐसे गवर्नर भी भेजती रहती थी जिनने विस्तृत साम्राज्य को संगठित करने में अपनी रुचि दिखाई। तो ऐसे कुछ साम्राज्य संगठित करने के लिए गवर्नर को भेजती थी। 1772 से 1856 के बीच में विभिन्न गवर्नर जनरल द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों का वर्णन करना समीचीन होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग के प्रशासन का पुनर्गठन। इसने जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा क्या क्या प्रशासन का पुनर्गठन किया गया है, कैसे किया गया है, वो हम देखेंगे। इनकी नियुक्ति 1772 से 1785 में हुई, मतलब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी समय ये बने हैं। वॉरेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के कर्मचारी बनकर कलकत्ता आए थे। अपनी योग्यता और लगन के कारण निरंतर उन्नति करते रहे और 1772 में इन्हें बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। मतलब कर्मचारी से गवर्नर तक बनने की इनकी मस्त वाली जर्नी रही है। किंतु उस समय कंपनी के सम्मुख अनेक समस्याएं उपस्थित थीं। पहला, क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन के बुरे परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जो क्लाइव आया था उसने बोला था कि हम दोनों काम नहीं कर सकते, हमें कुछ ही काम दिए जाएं, तो इन्होंने द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी, लेकिन इसके बहुत बुरे परिणाम दिख रहे थे। कंपनी के कर्मचारी, जो अंग्रेज कर्मचारी थे, भारतीय नवाब दीवानों से अत्याचार द्वारा अपनी जेबें गर्म कर रहे थे। तो जो कंपनी के कर्मचारी थे वो क्या कर रहे थे, दीवानों से और जो हमारे भारतीय हैं उन पर अत्याचार करके अपना लाभ कमा रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। जनता का तीव्र शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। कंपनी के संचालन को भी विश्वास, मतलब संचालक थे उनको भी विश्वास हो गया था कि कंपनी के राजस्व का एक बड़ा भाग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी उपहार में ले रहे हैं, आवश्यकता में, अधिकार में ले रहे हैं। तो बहुत सारे कर्मचारी थे वो धीरे धीरे से अमीर हो रहे थे। इतनी वेतन में तो हो नहीं सकते। तो भैया सरकार की जो कंपनी है उनके संचालन को पता चल गया था कि भैया बीच में घोटाला कर रही है हमारी कर्मचारी प्रणाली। अतः उन्होंने 1761 में संचालक समिति ने बंगाल काउंसिल के अध्यक्ष को आदेश दिया, जो बंगाल की काउंसिल थी उनको अध्यक्ष दिया गया कि वह कंपनी
स्वयं दीवानी का कार्य करे। क्या वो क्या करेगी? दीवानी का कार्य स्वयं करेगी। राजस्व वसूली का कार्य भी कंपनी के कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। तो ये नहीं कि कोई और करे, बल्कि राजस्व वसूली करे और दीवानी के कार्य भी कंपनी के द्वारा किए जाएं। ये काउंसिल को दिए गए हैं आदेश। नायब दीवान और उसके अधीन कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया जाना चाहिए। नायब दीवान है और उसके अधीन कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको पद से हटा दो। दोनों नायब दीवानों को बंदी बना लो और उन पर मुकदमा चलाया जाए, ताकि नायब दीवानों द्वारा लिए गए धन का अपहरण एवं घूसखोरी का पता लगाया जा सके। पता चल जाए कि नायब और दीवान ने कितनी खाए हैं पैसे, तो इसलिए इनको पकड़ो और इन पर मुकदमा चलाओ। उपयुक्त आदेश के कारण वॉरेन हेस्टिंग ने अपना पद ग्रहण किया। तभी ये वॉरेन हेस्टिंग बनकर आए थे। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन का अंत कर दिया। जैसे ही आए इनने सबसे पहले द्वैत शासन को हटाया। दोनों नवाब दीवाने रजा खां और जो सिताब रॉय थे उनको पद से हटाया और उन पर मुकदमा चलाया। इन दोनों के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन दीवानी का कार्य अपने हाथों में लेने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए ये मुकदमे चलाए गए थे। तो भैया कोई मुख्य ठोस सबूत नहीं मिले थे, लेकिन ये सब पूरा षड्यंत्र क्यों रचा गया था? क्योंकि जितना भी उनका दीवानी कार्य था उसको अपने हाथों में लेना था, इसलिए ये मुकदमे चलाए गए थे। यह मुकदमे 2 वर्ष तक चलते रहे और अंत में उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया गया। इन मुकदमों से इतना लाभ अवश्य हुआ था कि दोनों दीवानों की प्रतिष्ठा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और कंपनी के प्रभाव को बढ़ाने का अवसर उपलब्ध हो गया था। तो अब भैया क्या है, कंपनी के अवसर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया कि भैया खा कौन रहा है, दीवान खा रहे हैं, बल्कि कंपनी तो अच्छी है। तभी तो इनने पूरा शासन ले लिया और उन पर मुकदमा चलाया जैसे इनको पता चल गया। नंद कुमार जो कि एक कुलीन ब्राह्मण थे और जिनका बंगाल प्रशासन में काफ़ी प्रभाव था, और वॉरेन हेस्टिंग ने काफ़ी वैमनस्य हो गया था। तो अब जो नंद कुमार हैं और जो वॉरेन हेस्टिंग है, दोनों में लड़ाई हो गई। नंद कुमार की वॉरेन हेस्टिंग विरोधी काउंसिल की सदस्यता से गाढ़ी मैत्री थी। जो सदस्य हैं उनके सदस्यों से ये इनकी मित्रता थी नंद कुमार की। नंद कुमार ने काउंसिल के इन सदस्यों से मिलकर वॉरेन हेस्टिंग पर आरोप लगा दिया। तो इन्होंने कहा कि चलो भैया हम एक काम, इनको सबक सिखाते हैं वॉरेन हेस्टिंग को। नंद कुमार ने काउंसिल के सदस्यों को मिलाया अपने लिए और आरोप लगा दिया कि इन पर वॉरेन हेस्टिंग को कि इसने मीर जाफर की विधवा पत्नी बेगम से अनुचित धन प्राप्त किया है। कि भैया जो मीर जाफर हैं वो तो निपट गए, उनकी जो विधवा हैं इनसे इनने पैसा लिया है, जिससे वॉरेन हेस्टिंग को आकांक्षा हुई कि शायद नंद कुमार जो कभी उनका घनिष्ठ मित्र हो चुका था, इनकी विभिन्न नीतियों का रहस्य खोल देगा। वॉरेन हेस्टिंग को भैया लगा कि ऐसा ना हो कि भैया नंद कुमार तो हमारे पहले मित्र थे, सब हमारे घोटालों के बारे में इनको पता है, ऐसा ना हो कि सबको बता दें, उनकी विभिन्न नीतियों का रहस्य खोल दें। अतः बंगाल काउंसिल में नंद कुमार के विरुद्ध पत्र पर विचार ही चल रहा था कि मोहन प्रसाद नामक एक व्यक्ति ने नंद कुमार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करा दिया और जाली पट्टे जारी कराने का आरोप लगा दिया। तो अब इन वॉरेन हेस्टिंग ने भी एक व्यक्ति ढूंढा जिनका नाम था मोहन प्रसाद। इनसे कहा कि तुम नंद कुमार पर मुकदमा कर दो सर्वोच्च न्यायालय में। तो बस इन्होंने भी सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया कि ये जारी पट्टे जारी करते हैं हम साहब। बस मुकदमे ने नंद कुमार को मृत्युदंड दे दिया। इतना बड़ा मुकदमा था कि भैया सीधा इनको मृत्युदंड दे दिया गया नंद कुमार को। और कहा जाता है कि मोहन प्रसाद के मुकदमे में वॉरेन हेस्टिंग का हाथ था, मतलब वॉरेन हेस्टिंग ने करवाए थे मोहन प्रसाद से मुकदमा किन पर, नंद कुमार पर, कि नंद कुमार इनकी पोल ना खोल दें वॉरेन हेस्टिंग की। दीवानी के प्रबंध के साथ साथ दीवानी न्याय का उत्तरदायित्व भी कंपनी पर आ गया था। जितने भी दीवानी प्रबंधन है वो भी कंपनी कर रही है। अब दीवानी न्याय है वो भी कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। द्वैत शासन के कारण पूरी जो न्याय प्रणाली है पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। भैया न्याय का शासन नवाब के हाथ में था, तो पूरी तरह से ये चौपट हो गया था। कंपनी के कर्मचारियों ने सामान्य नागरिक एवं शिल्पियों पर भीषण अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। जो शिल्पी हैं, नागरिक हैं, उन पर बहुत अत्याचार करती थी और धन वसूल लेती थी। और स्वयं संचालक समिति ने 10 अप्रैल 1761 में अपने कर्मचारियों के इन अत्याचारों को स्वीकार किया था। कंपनी के संचालक ने स्वयं ये बात मानी थी कि हमारे कर्मचारी अत्याचार कर रहे हैं। अतः संचालक ने बंगाल में न्याय व्यवस्था में सुधार करने का आदेश दिया था। इसलिए संचालक चाहते थे कि बंगाल में न्याय व्यवस्था सुधार जाए। भारत में कंपनी के कर्मचारियों का लक्ष्य अधिक से अधिक धन कमाकर इंग्लैंड लौटना था। जितने भी कर्मचारी भारत आते थे बहुत सारे धन कमा के इंग्लैंड चले जाते थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट भी प्राप्त थी। भाई वो निजी व्यापार भी कर सकते हैं और कुछ निश्चित कार्य
पर उन्हें कमीशन भी दिया जाता था, मतलब अलग से ऊपर की कमाई भी हो जाती थी। इसके अतिरिक्त कर्मचारी जो हैं उनको भेंट उपहार भी मिलते रहते थे। इस प्रकार एक ओर तो कंपनी को दीवानी का उचित प्रबंधन करना था, तो दूसरी ओर अपने कर्मचारियों के निजी व्यापार घूसखोरी पर प्रतिबंध लगाना था। अतः दूसरी ओर वॉरेन हेस्टिंग की प्रशासन परिवर्तन का उद्देश्य कंपनी को इन कार्यों में योग्य बनाना था। जो वॉरेन हेस्टिंग है उनके प्रशासनिक कार्यों में परिवर्तन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति करना था कि घूसखोरी पर, निजी व्यापार पर कर्मचारियों के प्रतिबंध लगाया जा सके। इसलिए आया है रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंध संचालक समिति द्वारा किया जाता था। इन संचालकों का चुनाव कंपनी के उन हिस्सेदारों द्वारा किया जाता था जिनके पास कम से कम 500 पाउंड के हिस्से होते थे। कंपनी की सदस्य कंपनी के मामलों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करती थी। जो इंग्लैंड की संसद है वह कंपनी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी। 1765 में दीवानी के अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी के कर्मचारी भारत से धनी बनकर इंग्लैंड लौटने लगे। जैसे इनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, ये कर्मचारी धनी बन गए, में गिफ्ट मिल रहे हैं, ऊपर की कमाई हो रही, खुद व्यापार कर रहे हैं, तो इससे वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। भैया राजनीति भैया सतर्क हो गई कि अब तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अतः इंग्लैंड ने यह तय किया कि आम भावना थी कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। पता चल गया था कि ये कंपनी मजबूत हो रही है। वस्तुतः कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक थी, लेकिन कंपनी की जो वास्तविक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वह अत्यंत चिंताजनक थी। उसकी आर्थिक नींवें खोखली हो चुकी थी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि यदि कंपनी की लिए जल्द से जल्द धन ना जुटाया गया तो कंपनी का अस्तित्व ही खतरा उत्पन्न कर सकता है। कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के निम्न कारण थे। कंपनी भैया आर्थिक स्थिति में गिरावट क्यों आ रही थी, तो उसके मुख्य कारण में आते हैं। कंपनी ने भारत में लगातार युद्ध किए थे, कंपनी लगातार युद्ध लड़ रही थी और इन युद्धों में अधिक मात्रा में धन खर्च होता था, किंतु इन युद्ध के फलस्वरूप उसे कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं मिलता था। इतनी सारी लड़ाई लड़ रही थी, इतने सारे युद्ध पर खर्च कर रहा था पैसा, लेकिन वहाँ से कुछ प्राप्त हो रहा था, आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था, तो पहला कारण हो जाएगा। दूसरा, यद्यपि कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार तो प्राप्त किया था, किंतु इस दीवानी से कंपनी का जो राजस्व प्राप्त होना चाहिए था वह प्राप्त ही नहीं हो रहा था। भले इसको बंगाल, उड़ीसा, बिहार से दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए हों, लेकिन इनको राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार में लगे थे। जितने भी कर्मचारी गए थे भारत में नियुक्त होकर, वो सब अपना व्यापार करने लगे। इस निजी व्यापार के कारण वे कंपनी के व्यापार की उपेक्षा कर रहे थे, मतलब खुद का काम कर रहे हैं, कंपनी का काम ही नहीं कर रहे हैं। अतः कंपनी को व्यापार से कोई लाभ ही नहीं प्राप्त हो रहा और कंपनी घाटे में जा रही है। और जो कंपनी के प्रोप्राइटर्स हैं, इन्होंने कंपनी के लाभांश को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भी लाभांश बढ़ना चाहिए, और 1767 में लाभांश 6% से बढ़ाकर भी 10% कर दिया गया है। जो हमारे हिस्सेदार हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, हमारी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, तो हम अपना हिस्सा कितना करेंगे, 10% करेंगे। 1767 में इसे 12.5% करना चाहा, किंतु संसद के हस्तक्षेप के कारण 10% ही रहा। ये 1762 में 12.5% इसको कर दिया गया था। 1772 में इसे 12.5% कर दिया गया था। संसद के कुछ सदस्यों का विचार था कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। तो भैया सबका विचार था कि कंपनी क्या है, आर्थिक तरीके से, आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, इसलिए कंपनी को क्राउन के अधीन कर दिया जाना चाहिए। कोई कंपनी को क्राउन के अधीन कर दो। यह विचारधारा के प्रबल होने के कारण कंपनी ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य को 1 फरवरी 1767 में 4 लाख पाउंड वार्षिक देना स्वीकार किया कि भैया हमारी कंपनी को क्राउन के हिस्से मत लो, बल्कि हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, 4 लाख पाउंड वार्षिक आपको देते जाएंगे। पहले यह समझौता 2 वर्षों के लिए हुआ था, किंतु 1769 में यह समझौता अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया गया कि भैया 5 वर्षों तक आपको ये पूरे पैसे देने पड़ेंगे हर साल। कंपनी की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण कंपनी के लिए धन की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया था। कंपनी को इतनी विशाल राशि केवल इंग्लैंड की सरकार ही दे सकती थी, परंतु कंपनी के संचालकों को इस बात की आशंका थी कि सरकार से ऋण मांगने पर कहीं कंपनी को क्राउन के अधीन ना कर दिया जाए।
तथा इंग्लैंड के शेयर बाज़ारों में शेयरों का मूल्य एकदम से ना गिर जाए। फिर भी संचालकों ने इंग्लैंड की सरकार के पास 14 लाख पाउंड ऋण देने का आवेदन भेजा। इस आवेदन पत्र के संबंध में इंग्लैंड के विद्वान एवं विचारकों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कंपनी के आवेदन पत्र पर विचार करने हेतु सरकार ने यह मामला 2 समिति, सीक्रेट समिति एवं सिलेक्ट समिति को सौंपा। इन समितियों के सुझाव के आधार पर सरकार ने 2 विधेयक तैयार किए। प्रथम विधेयक में कंपनी को 14 लाख पाउंड ऋण देने की व्यवस्था की गई थी, तो दूसरे विधेयक में कंपनी पर कुछ सरकारी नियंत्रण रखने के लिए कंपनी का संचालन समिति एवं भारत में प्रशासन व्यवस्था संबंधी परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई थी। मतलब क्या करो, संचालन समिति बनाओ और भारत में क्या करो, प्रशासन व्यवस्था संबंधी परिवर्तन करो। दूसरे विधेयक को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था, जो कि प्रशासन व्यवस्था से संबंधित था परिवर्तन करने के लिए, जिसे इंग्लैंड की संसद ने 1773 में पास किया था और 1774 में इसको लागू कर दिया था। इस एक्ट के निम्न उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, कंपनी पर क्राउन का कुछ नियंत्रण और अधिकार स्थापित हो गया। तो भैया इतने सारे ऋण दे रही है, तो भैया क्या करेगी, नियंत्रित करेगी और कुछ अधिकार स्थापित करेगी। कंपनी की संचालक समिति के गठन के संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए थे। जो संचालक समिति है उसके गठन के संबंध में परिवर्तन किए गए हैं। कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना। जो उनका राजनीतिक अस्तित्व है उसको स्वीकार करके इनके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। फिर इस एक्ट के द्वारा कंपनी, देखो इसमें कुछ 3 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, नियंत्रण अधिकार हो गया क्राउन का, क्योंकि भैया ऋण दे रही है। संचालन समिति का गठन करें जो कि इसमें कुछ परिवर्तन करेगी, मतलब नियंत्रण करने के लिए परिवर्तन कर रही है। और जो राजनीतिक अस्तित्व है उसको स्वीकार कर लिया है कि भैया राजनीति का अस्तित्व है इसमें, और इसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाया गया है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी की राजनीतिक लक्ष्य तथा अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। भाई कंपनी क्या कर रही है, राजनीतिक काम भी कर रही है और व्यापारिक काम कर रही है, इसके लिए इसमें स्पष्ट हो गया था। इस एक्ट ने कंपनी के निरंकुश प्रशासन पर संसदीय प्रतिबंध की व्यवस्था की थी। जो हमारी कंपनी है उस पर निरंकुश जो प्रशासन है उस पर संसदीय प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है। यह एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कंपनी के भारतीय प्रशासन में परिवर्तन करने वाले एवं उनकी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने वाले एक्ट में सबसे प्रथम एक्ट है। तो जो हमारी निरंकुश पार्लियामेंट है उसके द्वारा, मतलब भारत में जो ब्रिटिश सरकार का निरंकुश शासक थे उनके ऊपर प्रतिबंध व्यवस्था लगाई गई है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और ऐसा करने वाला यह सर्वप्रथम एक्ट था। इस एक्ट का सबसे बड़ा दोष यही था कि यह गवर्नर जनरल की काउंसिल पर नियंत्रण नहीं करता था। मतलब सब पे नियंत्रण किए हैं कर्मचारियों पर, लेकिन जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल पर इन्होंने प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं लगा है। ये सबसे बड़ा इनका दोष रहा है। उसे अपनी काउंसिल के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार नहीं था। वो अपने जो भी काउंसिल है उसके निर्णय को निरस्त नहीं कर सकता था। इस एक्ट में प्रशासन संबंधी दोष भी विद्यमान थे, मतलब जो प्रशासन संबंधी दोष हैं वो भी दिख रहे हैं। कंपनी पर संसद का अपर्याप्त नियंत्रण भी स्पष्ट होता है। तो कंपनी पर संसद है उसके जो अपर्याप्त नियंत्रण है वो भी इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अतः इस एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हो गई है। इस अब संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट आया जो कि 1784 में आया था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी की प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। जो प्रशासन चल रहा था कंपनी का उसकी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसमें जो प्रशासन है उस पर अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पाई थी संसद, इसलिए इसको लाया गया है। प्रधानमंत्री यंगर पिट्स ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था और 1784 में पारित कर दिया था। इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, जिसमें एक सदस्य सेनापति होता था। मतलब काउंसिल इतनी बड़ी थी, किन किन के नियम को मानेगी, तो इसलिए भैया 4 थे पहले सदस्य, अब उनको 3 कर दिया गया है। उसमें भी एक सदस्य क्या होगा, सेनापति होगा। मुंबई मद्रास के गवर्नरों को कूटनीति, संधि, युद्ध एवं लगान के मामले में पूर्णतः बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। यदि मुंबई मद्रास के जो गवर्नर हैं कोई भी नीति बनाएंगे, संधि करेंगे, युद्ध करेंगे, लगान लगाएंगे, उन सभी मामलों में उसको पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, उसके अधीन था। कंपनी के सभी समाचार
पत्राचार थे, सभी पत्राचार थे, रिकॉर्ड थे, उनको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार कमिश्नर को दे दिया गया था। उनके जितने भी पत्राचार हैं, रिकॉर्ड हैं, उनको जारी करो, गवर्नर जनरल के अधीन करो या फिर दिखाओ कमिश्नर को। भारत में कंपनी के अधिकारियों को गोपनीय आज्ञाएं भेजने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति स्थापित की गई थी। यदि किसी को गोपनीय आज्ञा भेजनी है तो उसके लिए भी 3 सदस्यों की एक समिति स्थापित की जाएगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल किसी भी राज्य के साथ संधि युद्ध नहीं कर सकता था। यद्यपि इस एक्ट ने कंपनी के मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी इस एक्ट का अत्यधिक महत्व है। तो जो ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके द्वारा ये कर दिया गया था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, इनकी स्वीकृति के बिना जो गवर्नर जनरल है वो किसी भी राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकता। इस एक्ट में कोई संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किए थे, फिर भी इस एक्ट को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया था। कि जो भारतीय प्रदेश हैं वो किसके अंग हैं? भारतीय प्रदेश जो अंग्रेज कंपनी है उसके अंग हैं, इसमें सबसे पहले माना गया था, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसकी स्थापना की गई थी। इस पर नियंत्रण रखने के लिए गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता उत्पन्न की गई थी। कि भैया एक समिति बनाओ जिससे कि इनका कार्यकुशल हो। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का मुंबई मद्रास सरकारों पर नियंत्रण निश्चित एवं वास्तविक बन गया था। जो मद्रास और मुंबई हैं उनकी सरकारों पर नियंत्रण निश्चित था और वास्तविक कर दिया गया था। कंपनी के समस्त सैनिक और आसानिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का अंतिम नियंत्रण स्थापित था। तो जो हमारी ब्रिटिश संसद है उसका ही अंतिम निर्णय है सैनिक और आसानिक मामलों में कंपनी के सभी स्थापित किया गया था नियंत्रण संसद का। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद का जो अनिश्चित नियंत्रण स्थापित किया गया था उसे अब वास्तविक बना दिया गया था। अभी तक क्या था? एक अनिश्चित नियंत्रण था किसका? संसद का कंपनी पर। अब लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इस नियंत्रण को वास्तविक बना दिया था। इतना ही नहीं, इस एक्ट के द्वारा कंपनी की जो विदेशी नीतियां थीं उनको भी नई दिशा दी गई थी। अब आते हैं, अब कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया था। जो कंपनी के कार्य हैं वह 2 भागों में थे। पहला, राजनीतिक और शासन संबंधी कार्य पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, और जो व्यापारिक कार्य थे उन पर नियंत्रण संचालकों को पर छोड़ दिया गया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 6 सदस्यों में से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरा वित्त मंत्री होता था। तो देखो इनके विषय 2 रखे गए हैं, एक राजनीतिक और व्यापारिक, दोनों को इसमें बता दिया गया है कि भी दोनों काम करेगी कंपनी। तो राजनीतिक कार्य हैं उस पर शासन और नियंत्रण का कार्य करेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और जो व्यापारिक कार्य हैं उनका नियंत्रण संचालकों के द्वारा किया जाएगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है उसमें 6 सदस्य होंगे और इसमें एक होगा कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा वित्त मंत्री होगा। अतः बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वास्तविक कार्य सरकार के इन दोनों सदस्यों द्वारा ही किया जाता था। वास्तविक कार्य है वो कौन करता था? ये जो वित्त मंत्री और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो ही इसका वास्तविक काम करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अन्य 4 सदस्य बोर्ड के कार्यों में बहुत ही कम रुचि लेते थे। भैया आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल संचालकों द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी को वापस बुला सकता था। यदि बोलें कि इस कर्मचारी को वापस भेजो तो वापस भेज सकते हैं। इसका परिणाम यह निकला कि संचालक अब ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते थे जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नहीं चाहता था। तो भैया संचालक थे पहले किसी को भी नियुक्त करके भेज देते थे, लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनको बुला लेगा, तो इसलिए नियुक्ति भी बहुत सोच समझ के की जाती थी। अतः स्वाभाविक ही था कि भारत में गवर्नर जनरल संचालकों के आदेश की अपेक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के आदेशों को अधिक महत्व देगा। तो अब जितने भी कर्मचारी संचालक आएंगे, गवर्नर जनरल आएंगे, तो वो आप किन की बात मानेंगे? संचालकों की नहीं मानेंगे, क्योंकि उनने भले नियुक्त किया है लेकिन उनको हटा कौन सकता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो ये उनके अधीन हो गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेश को मानते थे और महत्व देते थे। इस प्रकार कंपनी की नीति का संचालन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। अल्बर्ट ने ठीक ही कहा है कि पिट ने कंपनी के संविधान में भारी परिवर्तन किया था। जो कंपनी का संविधान है इसमें भारी परिवर्तन किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। बिना ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। मतलब संविधान में भारी परिवर्तन किए बिना ही कंपनी पर सरकार का नियंत्रण हो गया था। इस एक्ट के द्वारा लंदन में जो दोहरी शासन
सरकार स्थापित की गई थी उसमें अनेक दोस्त थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, उसके भी कई दोस्त थे। कंपनी पर शासन करने का दायित्व दो संस्थाओं, संचालक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पर छोड़ दिया गया था, जिससे अनेक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो चुकी थी। मतलब दो लोग इसमें शासन कर रहे हैं कंपनी में, तो एक कौन है, संचालक मंडल है, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है। इन दोनों में अब काम करेंगे तो कठिनाइयां भी होंगी, क्योंकि इन दोनों संस्थानों की शक्तियों को अनिश्चित छोड़ दिया गया था। पता ही नहीं थे कौन को कितनी शक्तियां हैं प्राप्त हैं। अतः किसी मामले में किसी की जिम्मेदारी निश्चित करना कठिन था, तो पता ही नहीं था किसकी किस में जिम्मेदारी, और ये कठिन भी था। फलस्वरूप इस पद्धति से गैर जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हो गई थी। मतलब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। इस एक्ट में सबसे बड़ा दोष यह था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक एवं सैनिक मामलों में नीति निर्धारित करता था। तो ये राजनीतिक और जो सैनिक मामले हैं इसमें नीति निर्धारित करता था। यह निर्णय भी ले सकता था, परंतु इन्हें लागू करने का दायित्व संचालकों पर छोड़ दिया गया था। मतलब राजनीतिक एवं सैनिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नीति निर्धारित कर सकता है, निर्णय ले सकता है, लेकिन उन्हें लागू कराने का दायित्व संचालकों पर छोड़ा गया है। अतः जिन निर्णय को संचालक नहीं चाहते थे उन्हें लागू कराने में अनेक बहाने बनाते थे और अनावश्यक देरी करते थे। यह दोहरी प्रणाली 1858 में समाप्त हो गई थी, जब क्राउन के अंडर में सब कुछ आ गया था। इस अधिनियम के बनाने वालों के सामने अनेक कठिनाइयां थी। एक तरफ कंपनी कम से कम अधिकार ब्रिटिश सरकार को सौंपना चाहती थी, तो दूसरी ओर ब्रिटिश संसद भारतीय शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसलिए पिट्स ने दोहरा नियंत्रण स्थापित करके इस समस्या का समाधान किया, अनेक विरोधी हितों में तालमेल बैठाने का प्रयत्न किया। तो अब जो अधिनियम आया था पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें देखो दो शासन व्यवस्था है। एक तो कंपनी की है जो क्या चाहती है कि ब्रिटिश सरकार को कम से कम अधिकार देना चाहती है, और दूसरी है ब्रिटिश संसद, वो चाहती है कि भैया पूरे भारत पर उनका नियंत्रण हो जाए। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट आया दोहरी नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के लिए। ये दोनों में तालमेल बैठा लो, दोनों करो शासन। फिर आता है वॉरेन हेस्टिंग की प्रशासनिक व्यवस्था। वॉरेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल में अनेक राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन किए हैं। इसके बड़े दूरगामी परिणाम हो चुके हैं। संचालकों के आदेश अनुसार उसने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और दोनों नायाब दीवानों को पदच्युत करके उन पर मुकदमे चलाए। अंत में दोनों मुक्त हो गए, किंतु वॉरेन हेस्टिंग ने कंपनी के कर्मचारियों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि गैर कानूनी कार्य करने पर वह कंपनी के कर्मचारियों को कठोर दंड दे सकता है। मतलब एक उनने क्या एग्जाम्पल सेट कर दिया कि भैया यदि तुमने घोटाला भ्रष्टाचार किया तो तुम पर भी कार्रवाई हो सकती है, और जो व्यक्ति राजस्व के उत्तरदायित्व को ईमानदारी से नहीं निभाएगा उसे कानून के अंतर्गत कठोर दंड दिया जाएगा। यदि तुमने ईमानदारी से अपना दायित्व नहीं निभाया, स्पेशली राजस्व के मामले में, तो कठोर दंड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देती थी। जो बंगाल के नवाब हैं उनको कितने दिए जाते थे, 53 लाख रुपए दिए जाते थे, द्वैत शासन के रूप में देते थे। इस राशि को घटाकर 16 लाख रुपए कर दिया था। अब ये 16 लाख रुपए बस दिए जाएंगे, क्योंकि अब कंपनी ने स्वयं प्रशासन का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया था। मतलब पहले द्वैत शासन था, नायब जो वहाँ के नवाब हैं बंगाल के, उनको भी कुछ काम करना पड़ रहा है, तो 53 लाख रुपए दे रहे थे। लेकिन अब द्वैत शासन समाप्त कर दिया, पूरा काम कंपनी कर रही है, तो अब सिर्फ 16 लाख रुपए नवाब को दिए जाएंगे। नवाब के पारिवारिक मामलों का पुनर्गठन करने के लिए जो वॉरेन हेस्टिंग है उसने मीर जाफ़र के उत्तराधिकारी निज़ामुद्दौला को, जो कि उस समय अल्पवयस्क था, उसके संरक्षण के लिए मीर जाफ़र की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम को संरक्षिका नियुक्त कर दिया। मतलब नवाब कौन बन गया, निज़ामुद्दौला बन गया है, और उनकी संरक्षिका उनकी माता जो कि मीर जाफ़र की विधवा हैं, पत्नी मुन्नी बेगम को बना दिया गया है संरक्षिका। तथा नंद कुमार के पुत्र गुरदास को परिवार का नियंत्रक नियुक्त किया था। जो नंद कुमार है उनका पुत्र क्या हो जाएगा, अब नियंत्रक नियुक्त कर दिया गया है इनका। अब चूंकि प्रशासन का दायित्व कंपनी ने ग्रहण कर लिया था, अतः राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया था। तो अब राजनीतिक कार्य भी कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। तो अब जो उनका केंद्र था, पूरी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था मुर्शिदाबाद, अब उसको कहाँ पे, कलकत्ता लेकर आ गए, क्योंकि बंगाल में ही है। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था। तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता केंद्र भी आ गया है और राजकोष भी कलकत्ता स्थापित हो गया है, ताकि वित्तीय प्रबंधन
में भी सुविधा हो सके। इसके अतिरिक्त वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को दी जाने वाली जो 26 लाख रुपए की राशि थी उसे पूर्णतः बंद कर दिया। उससे कड़ा एवं जो इलाहाबाद के ज़िले थे वो भी वापस ले लिए गए। तो जो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दिया गया था किसमें, इलाहाबाद की संधि में, है ना, जब बक्सर का युद्ध हुआ था इलाहाबाद की संधि में दिए गए थे दिल्ली को, वो भी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा वापस ले लिए गए कि भाई तुम कड़ा भी लौटाओ, इलाहाबाद भी लौटाओ, और जो हम 25 लाख रुपए दे रहे हैं अब हम नहीं देंगे, वो भी वापस बंद कर दिए पूर्णतः। क्योंकि मुगल सम्राट मराठाओं के प्रभाव में जा चुका था, क्योंकि जो मुगल सम्राट हैं वो मराठाओं के अंडर में आ गए थे, इसलिए इनसे कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले छीन लिए थे। उसने कड़ा एवं इलाहाबाद के ज़िले एक अन्य संधि के द्वारा अवध के नवाब को दे दिए, जिसके बदले में उसे 50 लाख रुपए प्राप्त होते थे। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इनसे लिया और इनको दे दिया, इलाहाबाद और कड़ा अवध के नवाब को दे दिया, और अवध के नवाब से इलाहाबाद की संधि में लिया था, है ना, अब उनको वापस कर दिया और उनसे 50 लाख रुपए प्राप्त किए थे। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग ने राजकीय खर्च में कटौती करके आय भी प्राप्त की थी। बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग का काल परिवर्तन का काल था, जिसमें कंपनी अपना रास्ता खोज रही थी। तो भैया ये परिवर्तन काल है, वॉरेन हेस्टिंग का काल है, जिसमें कंपनी अपना रास्ता खोज रही है। प्रशासन के पुनर्गठन हेतु एक प्रकार के प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग किया जा रहा है कि अच्छे से प्रशासन चल सके, प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि कोई स्थायी कानून लागू नहीं किया गया, वह भिन्न भिन्न प्रश्नों पर प्रयोग करते रहे, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली। यही कारण है कि अभी भी कंपनी की सेवाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिसके लिए संचालक मंडल भी कम उत्तरदायी नहीं था। स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने भी इतनी अधिक अनियमितताएं की थी कि जब इंग्लैंड में उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया तो उसका स्वयं का वकील उन अभियोगों की प्रतिरक्षा में उत्तर देने में कठिनाई अनुभव करता रहा। फिर भी यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि वॉरेन हेस्टिंग ने कंपनी शासन का पुनर्गठन कर वह व्यवस्था स्थापित की जो परवर्ती शासकों के लिए एक आदर्श सिद्ध हुई। इसके साथ हमारी वाली यूनिट भी होती है कंप्लीट।